तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, इससे अच्छा तो आप मर जाती। माँ रुकिए, मैं ज़रा रुक्मणी को भी बुला लेता हूँ, उसे भी थोड़ी शॉपिंग करनी है। रहने दे नीरज, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। वह केवल खाना बनाना और घर संभालना जानती है। घर के बाहर उसका ज्ञान शून्य हो जाता है। तेरी पत्नी तो बेवकूफ़ है, उसे कुछ लेना नहीं आता। उसे जो चाहिए वह मैं अपनी पसंद से ले आऊँगी। नीरज बोला, माँ, जब तक आप उसे सिखाएंगी नहीं वह कैसे सीखेगी। माँ का बार बार यूं रुक्मिणी का अपमान करना नीरज को बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ की नज़रों में उसकी पत्नी की कोई अहमियत नहीं थी। उनका रुक्मिणी के लिए प्रिय संबोधन बेवकूफ़ था। नीरज को समझ नहीं आता था कि आखिर ऐसी रुक्मिणी के व्यवहार में क्या कमी है जो माँ उसे बेवकूफ़ समझती है। उसे तो वह हर कार्य में निपुण और पूरी तरह से अपने घर परिवार के लिए समर्पित दिखाई देती है। बचपन से उसने अपने घर को अस्त व्यस्त देखा है, क्योंकि माँ तो नौकरी पेशा थी। उनके पास घर के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। इसीलिए ना तो उन्होंने कभी घर और ना ही अपने बच्चों पर ध्यान दिया। इसीलिए नीरज ने सोच लिया था कि उसे एक कामकाजी लड़की नहीं बल्कि कुशल जीवन संगिनी चाहिए, जो उसके घर को घर बना सके और उसके बच्चों को संभाल सके। और ऐसा भी नहीं है कि रुक्मिणी पढ़ी लिखी ना हो। शादी से पहले वह जॉब करती थी, पर नीरज की इच्छा का मान रखते हुए उसने अपनी अध्यापिका की नौकरी छोड़कर अपने आप को घर गृहस्थी में रमा लिया। नीरज चाहता है जब तक बच्चे थोड़े बड़े नहीं हो जाते तब तक रुक्मिणी घर संभाले। हाँ, बाद में अगर उसकी इच्छा हुई तो वह नौकरी कर सकती है। उसे रुक्मिणी के नौकरी करने पर कोई आपत्ति नहीं। बस वह चाहता है उसके बच्चों को माँ का भरपूर प्यार मिले, जो बचपन में उसे नहीं मिल पाया था। पिताजी माँ के नौकरी करने के खिलाफ थे, पर माँ के लिए परिवार से बढ़कर अपना करियर था और उन्होंने पिताजी और दादा दादी की बात को दरकिनार करते हुए अपनी नौकरी की। और अब जो सुख दादा दादी और पिताजी को माँ से मिलना चाहिए था, वही सुख जब उन्हें रुक्मिणी से मिल रहा है तो माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्हें रुक्मिणी की तारीफ नागवार गुजरती है और उन्हें लगता है कि रुक्मिणी बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, जो परिवार के चक्कर में उलझकर अपना कैरियर और कीमती समय बर्बाद कर रही है। आज के समय में जब हर कार्य के लिए नौकर हैं, ऐसे में उसका यूं हाथ पर हाथ धरे घर में बैठे रहना उन्हें बहुत अखरता है। उन्हें अपनी बहू पर शर्मिंदगी महसूस होती है जब सहेलियों के बीच उन्हें बताना पड़ता है उनकी बहू कामकाजी नहीं बल्कि हाउसवाइफ है। उनकी मित्र मंडली में सभी की बहुएं वर्किंग हैं। एक वही हैं बदनसीब जिन्हें ऐसी निकम्मी बहू मिली, जो घर बैठे आराम से उनके बेटे की गाढ़ी कमाई उड़ाती है। उन्होंने कितनी बार रुक्मिणी को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, स्वयं अपना भी उदाहरण दिया कि कैसे घर वालों और पति के खिलाफ जाकर भी उन्होंने अपना करियर बनाया और कभी भी भावनाओं को उनकी सफलता के रास्ते में नहीं आने दिया। और परिणाम देखो, आज वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। ना पति और ना ही बेटे से उन्होंने कभी एक पैसा भी मांगा, बल्कि जब उन्हें ज़रूरत हुई उन्होंने आगे बढ़कर इन दोनों की हमेशा मदद ही की है। तभी तो बेटा उनकी इतनी कद्र करता है। उन्होंने रुक्मिणी को समझाया, ज़रा सोच कर देखो, जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब उन्हें तुम्हारी यह बातें याद नहीं रहेंगी कि तुमने उनके लिए क्या क्या त्याग किया। उन्हें तो वही दिखाई देगा जो सामने होगा। क्या यह अच्छा लगेगा? तुम अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए बेटे बहू के सामने हाथ फैलाओ। सोचो तुम्हारे आत्मसम्मान का क्या होगा। मेरी बातें ज़रूर तुम्हें कड़वी लगती होंगी, पर इनमें 100% सच्चाई है। घर में रहने वाली स्त्रियों की ना तो पति और ना ही परिवार वाले इज्जत करते हैं। आजकल इज्जत है तो सिर्फ पैसे की। इसीलिए जो
मेरे सास ससुर ने मेरे लिए नहीं किया वह मैं तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम भी मेरी तरह आत्मनिर्भर बनो और इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे लिए मैं पूरे घर से लड़ने को तैयार हूँ, पर जब तक तुम खुद अपना मन नहीं बनाओगी मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। पर रुक्मिणी पर तो जैसे उनकी किसी बात का कोई असर होता ही नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने भी उसे इस बारे में कुछ भी कहना छोड़ दिया। इस बीच उनके साथ कुछ ऐसा घटा कि रुक्मिणी को लेकर उनकी सोच बिल्कुल बदल गई। उनका बार बार रुक्मिणी को अपमानित करना और उसका यूं चुप रह जाना, जिसे वह उसकी कमज़ोरी समझती थी, असल में यह तो उसका उनके प्रति प्यार और सम्मान था। कितनी गलत थी वह जो अपनी बहू की अच्छाई नहीं देख पाई। एक दिन उन्हें सूचना मिली कि उनकी सहेली का एक्सीडेंट हो गया है, तो वह सहेली का हाल चाल पूछने उसके घर पहुंच गई। अभी वह दरवाजे पर ही थी कि उन्हें उसकी बहू का तीखा स्वर सुनाई दिया। ना जाने गुस्से में वह क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रही थी। वह कह रही थी, खुद तो बिस्तर पकड़कर बैठ गई और यहाँ इनके हालचाल पूछने वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मुश्किल से एक नौकरानी पकड़कर लाई थी, इन्होंने उसे भी भगा दिया। क्या ज़रूरत थी आपको सबके सामने ढिंढोरा पीटने की कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, अब मैं घर संभालूं या नौकरी करूं। इससे तो अच्छा होता कि आप मर ही जाती। बहू यह सब उनके बेटे से कह रही थी और वह भी चुपचाप पत्नी की बातें सुन रहा था। कुछ बोल नहीं रहा था कि तुम कैसे मेरी माँ से इस तरह से बात कर सकती हो। अपनी सहेली का अपमान होता देखकर उनका खून खोल गया, पर क्योंकि बात दूसरे के घर की थी उन्होंने चुप रहने में ही भलाई समझी और बिना मिले ही लौट आई और सारे रास्ते इसी विषय में सोचती रही। क्या बहू ऐसी भी होती हैं? एक उनकी बहू है जिसने आज तक कभी पलट कर उन्हें जवाब तक नहीं दिया, और एक उनकी सहेली की बहू, जबकि मधु तो अपनी बहू की कितनी तारीफ करती थी। ऐसा भी नहीं है कि मधु उन पर बोझ हो, वह भी उनकी तरह नौकरी पेशा थी और अब पेंशन लेती है। कल को अगर उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ तो क्या रुक्मिणी भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी? सोचकर ही उनका कलेजा कांप उठा। जब वह घर लौटी तो रुक्मिणी ने उन्हें खोया खोया पाया तो पूछ बैठी, क्या हुआ माँ? क्या आपकी सहेली की तबीयत ज़्यादा खराब है? आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटा, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो। उन्होंने रुक्मिणी की परीक्षा लेने की सोची और 2 दिन बाद कमर में दर्द का बहाना बनाकर बिस्तर पकड़ लिया। जब से रुक्मिणी इस घर में शादी करके आई है उसने कभी भी अपनी सास को बिस्तर पर नहीं देखा था, क्योंकि वह अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा सजग थी। उनका इस तरह बेड पर लेटे रहना उसके लिए आश्चर्य से कम नहीं था, क्योंकि बिना घर से बाहर जाए तो वह रह ही नहीं सकती थी और अब 2 दिन से सिर्फ अपने कमरे में बंद थी। रुक्मिणी को लगा शायद माँ की तबीयत ज़्यादा ही खराब है। पूरा घर उनके लिए परेशान हो उठा। सुमन जी डॉक्टर के पास चलने को भी तैयार नहीं थी। तब दादी सास के कहने पर रुक्मिणी ने उनकी कमर पर मालिश करनी शुरू की। साथ ही साथ धीरे धीरे उन्हें कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करवाने लगी। सुमन भी ऐसे जताती जैसे उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। जब 2 दिन तक वह से बाहर नहीं निकली तो उन्हें पूछते हुए उनकी सहेलियां घर आने लगी और इस तरह से रुक्मिणी का काम और भी ज़्यादा बढ़ गया। सास की देखभाल और आने वालों की आओ भगत सब उसे ही करना पड़ता था। सुमन जी की सास भी उनके लिए चिंतित थी। वह भी बहू को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती थी। साथ ही साथ रुक्मिणी का भी हाथ बटाने की पूरी कोशिश करती। सुमन जी ने देखा सभी उनके लिए चिंतित है, पर कोई नाराज़ नहीं है। रुक्मिणी उसके माथे पर तो उन्होंने शिकन तक नहीं देखी। उसकी आंखों में केवल उनके लिए फिक्र थी। वह परेशान थी
कि अचानक से उसकी सास को यह कौन सी बीमारी लग गई। 1 हफ्ता होने के बाद बेटा और पति उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करने लगे। इस डर से कहीं उनका झूठ पकड़ा ना जाए, उन्होंने इस नाटक को समाप्त करने का निर्णय लिया, क्योंकि वह रुक्मिणी को परख चुकी थी। उनकी बहू दूसरों जैसी नहीं थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि जब भी वह किसी मुसीबत में होंगी, रुक्मिणी उनका साथ ज़रूर देगी। साथ ही साथ उन्होंने निर्णय लिया कि वह भी अब से अपनी बहू का पूरा ध्यान रखेंगी, क्योंकि कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं हो सकता। अगर रुक्मिणी उन्हें इतना सम्मान देती है तो उन्हें भी रुक्मिणी को बदले में प्यार और सम्मान देना होगा, तभी यह रिश्ता खूबसूरत रहेगा। काम चाहे घर का हो या बाहर का, दोनों की अपनी अहमियत है। रुक्मिणी घर पर रहती है, इसका मतलब यह नहीं कि उसके काम का कोई मूल्य नहीं। देखा जाए तो असल में वह सबसे ज़्यादा काम करती है, और वह भी बिना किसी आशा के। ना तो उसे इस काम के बदले में कोई पैसा मिलता है और ना ही कभी छुट्टी। प्रशंसा तो दूर की कौड़ी है, बदले में ताने सुनने को मिलते हैं 100 अलग। उन्होंने निर्णय लिया वह रुक्मिणी को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी ज़रूर देंगी। साथ ही साथ घर के बाकी कामों में भी यथासंभव उसकी सहायता करेंगी। अब उन्हें समझ आ गया था कि गृहिणी होने का दायित्व निभाना नौकरी करने से भी मुश्किल होता है, और वह महिलाएं जो घर और बाहर दोनों जगह तालमेल बैठाकर चलती हैं, सच में कितनी मेहनत करती हैं। अगर आप भी एक गृहिणी हैं तो यह कहानी आपके लिए ही है। अपने लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।